जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर एक ऐसी जगह के बारे में सोचा जाए जहां मीलों तक सिर्फ घने और अछूते जंगल हों। बिल्कुल, एक ऐसा परिदृश्य जो एकदम शांत हो। हाँ, जहां समुद्री लहरें एक ऐसे तट से टकराती हों जो हजारों सालों से बिल्कुल वैसा ही है, और जहां असल में कुछ ऐसी जनजातियां भी रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से ना के बराबर संपर्क है, जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। सही कहा। इस एकदम शांत कैनवस पर एक ऐसे आधुनिक स्मार्ट शहर का ब्लूप्रिंट रख दिया जाए जिसमें विशालकाय बंदरगाह हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो और लाखों की आबादी हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये उस जमीन की हकीकत बनने जा रही है जिसे हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे सामने सरकारी ब्लूप्रिंट्स, पर्यावरणीय रिपोर्ट और कुछ रणनीतिक दस्तावेजों का एक पूरा पुलिंदा है। और हमारा उद्देश्य है नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए इस विजन को समझना। हाँ, जो कि करीब 72,000 से 81,000 करोड़ रुपए का ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर विजन है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सुदूर द्वीप को अचानक, मतलब रातों रात, एक वैश्विक सामरिक केंद्र में बदलने की योजना बन रही है। और सबसे जरूरी बात, इस अभूतपूर्व बदलाव की क्या कीमत चुकानी होगी। एग्जैक्टली। अब जब मैंने इन दस्तावेजों को पहली बार देखा तो मैं सोच रहा था कि ये पूरा विषय ही एक बहुत बड़े विरोधाभास पर टिका है। हाँ, वो कैसे? मतलब एक तरफ प्रकृति का वो रूप है जो अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में है, और दूसरी तरफ मानव निर्माण और महत्वाकांक्षा की चरम सीमा है। ये तो है। जब हम इन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम को दी गई है, जिसे एनिडको कहते हैं ना। हाँ, एनिडको। लेकिन इस योजना का जो पैमाना है, मतलब जो स्केल है, वो भारत के इतिहास में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। स्केल की बात करें तो जब भी इतने भारी भरकम निवेश की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसे वही क्यों बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है। मतलब मुख्य भूमि भारत में क्यों नहीं, या किसी पहले से विकसित तटीय इलाके में क्यों नहीं। जब मैंने नक्शे देखे तो पूरी तस्वीर साफ होने लगी। ग्रेट निकोबार की जो भौगोलिक स्थिति है वो अपने आप में किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। भूगोल ही तो इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव है। देखिए, अगर हम इस द्वीप की स्थिति पर गौर करें तो ये विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट से मात्र 40 नॉटिकल मील की दूरी पर है। बस 40 नॉटिकल मील? हाँ, और 40 नॉटिकल मील समुद्र में कोई दूरी नहीं होती। ये इतनी कम दूरी है कि वहां से गुजरने वाले विशालकाय व्यापारिक जहाजों को इस द्वीप से आसानी से देखा और मॉनिटर किया जा सकता है। अरे वाह! और तो और, भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो भी यहीं स्थित है। यह द्वीप 10 डिग्री चैनल के जरिए अंडमान द्वीप समूह से अलग होता है। और दस्तावेजों में मैंने एक और बहुत दिलचस्प बात पढ़ी। ये द्वीप कोलंबो पोर्ट, क्लैंग जो कि मलेशिया में है, और सिंगापुर, इन तीनों से लगभग समान दूरी पर स्थित है। बिल्कुल, एकदम बीचों बीच। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बेहद शांत द्वीप को सीधे भविष्य के सिंगापुर में तब्दील करने का ब्लूप्रिंट तैयार करना। और वो भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चौराहे के ठीक बगल में। हाँ, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से ही दुनिया का ज्यादातर तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान गुजरता है। उस चोक पॉइंट पर बैठना मतलब दुनिया की नब्ज पर हाथ रखना है। यही कारण है कि इस जगह को अमृतकाल विजन 2047 के तहत चुना गया है। ये एक बहुउद्देश्य विकास योजना है। और इसकी टाइमलाइन क्या है? योजनाकारों का लक्ष्य इस पूरे प्रोजेक्ट को 2055 तक 3 मुख्य चरणों में पूरा करना है। 2055 तक? ओके। हाँ, और जिस जमीन पर यह सब आकार लेगा उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 166 वर्ग किलोमीटर प्रस्तावित है। काफी बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा है। इस जमीन पर मुख्य रूप से 4 बड़े घटकों का निर्माण होना है। एक बंदरगाह, एक हवाई अड्डा, एक ऊर्जा संयंत्र और एक पूरी की पूरी नई टाउनशिप। इन चारों चीजों को अगर हम थोड़ा करीब से देखें तो हर एक घटक अपने आप में एक मेगा प्रोजेक्ट लगता है। शुरुआत उस बंदरगाह से करते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। गैलिथिया बे वाला बंदरगाह? हाँ, गैलिथिया बे। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी ICTT बनाया जाएगा। दस्तावेजों में लिखा है कि इसकी क्षमता 14 से 16 मिलियन TEU होगी, जो कि बहुत विशाल क्षमता है।
अब जो लोग शिपिंग इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये TEU शब्द थोड़ा तकनीकी हो सकता है। मेरी समझ से TEU का मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट होता है, जो उन बड़े लोहे के कंटेनरों को मापने का पैमाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। 16 मिलियन TEU का मतलब है हर साल करोड़ों मानक कंटेनरों को संभालना। ये क्षमता इसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगी। गैलेथिया बे की प्राकृतिक गहराई, जिसे समुद्री भाषा में डीप ड्राफ्ट कहा जाता है, यहाँ 20 मीटर से अधिक की प्राकृतिक गहराई उपलब्ध है। मैंने देखा है कि इस डीप ड्राफ्ट पर रिपोर्ट में बहुत जोर दिया गया है। मतलब आज के समय में जो विशालकाय कार्गो जहाज बन रहे हैं, उनका आकार तो किसी गगनचुंबी इमारत जितना होता है। और जब वे पूरी तरह से माल से लदे होते हैं तो उन्हें तैरने के लिए समुद्र में बहुत गहराई चाहिए होती है। एग्जैक्टली। और भारत के कई मौजूदा बंदरगाहों में ये 20 मीटर वाली गहराई नहीं है। क्या यही कारण है कि बड़े जहाज सीधे भारत के तटों पर नहीं आ पाते? यही तो मुख्य समस्या है जिसे ये प्रोजेक्ट सुलझाने की कोशिश कर रहा है। गहराई कम होने के कारण वे विशाल जहाज सीधे भारत नहीं आते। तो वे कहाँ जाते हैं? वे पहले कोलंबो या सिंगापुर जाते हैं। वहां उस बड़े जहाज से माल उतारा जाता है, उसे छोटे जहाजों पर लादा जाता है। जिन्हें फीडर वेसल कहते हैं। अच्छा। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया को ही ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। इसमें समय भी ज्यादा लगता है और लागत भी बहुत बढ़ जाती है। तो गैलेथिया बे में 20 मीटर का डीप ड्राफ्ट होने का सीधा मतलब ये है कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज सीधे भारतीय क्षेत्र में आ सकेंगे। बिल्कुल, जिससे कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर हमारी निर्भरता खत्म होगी और माल ढुलाई की लागत में भारी कमी आएगी। ये तो समझ में आता है। एक विश्व स्तरीय बंदरगाह का होना जरूरी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने का बंदरगाह तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि वहां तेजी से लोगों और साजो सामान की आवाजाही ना हो। और यहीं पर दूसरे मुख्य स्तंभ की जरूरत पैदा होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दस्तावेज इसे एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बता रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब, अगर मैं सही हूं, तो ये है कि ये किसी पुरानी हवाई पट्टी को बड़ा करके नहीं, बल्कि एकदम शून्य से बनाया जाएगा। हाँ, खाली जमीन पर एक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। और इस हवाई अड्डे की सबसे खास बात यह है कि ये ड्यूअल यूज होगा। डुअल यूज मतलब नागरिक और सेना दोनों के लिए। एग्जैक्टली। इसका इस्तेमाल नागरिक और सामरिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। पीक आवर्स में ये 4000 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। 4000 यात्री, वो भी एक द्वीप पर? हाँ, एक तरफ ये अंडमान क्षेत्र में पर्यटन को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, तो दूसरी तरफ रक्षा बलों के लिए तीव्र कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। आपातकाल में यह सेना के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बन सकता है। अब एक बात सोचिए, अगर एक इतना बड़ा पोर्ट बन रहा है, जहाजों के आने जाने का तांता लगा है, एक एयरपोर्ट भी चल रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए बिजली की भी तो भारी जरूरत होगी। बहुत ज्यादा। और यहीं पर तीसरा घटक सामने आता है, ऊर्जा परियोजना। फिलहाल जहां तक मुझे पता है, ग्रेट निकोबार मुख्य रूप से भारी और प्रदूषणकारी डीजल जनरेटरों पर निर्भर है। सही कहा, लेकिन इस ब्लूप्रिंट में एक 450 MVA यानी मेगावाट वोल्ट एम्पियर क्षमता के गैस और सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव है। 450 MVA? ये तो बहुत बड़ा पावर प्लांट है। बहुत बड़ा। ये एक पूरे आधुनिक शहर को 24 घंटे रोशन करने और बंदरगाह की भारी भरकम क्रेनों को चलाने के लिए काफी है। और डीजल से गैस और सोलर हाइब्रिड पर जाना ये दर्शाता है कि वो निर्बाध ऊर्जा भी चाहते हैं और कार्बन उत्सर्जन को भी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए, इन तीनों चीजों, पोर्ट, एयरपोर्ट और पावर प्लांट को बनाने और चलाने के लिए इंसानों की भी तो जरूरत होगी। हाँ, हजारों कामगार, इंजीनियर, अधिकारी और उनके परिवार। इसीलिए इस मास्टर प्लान का चौथा और सबसे चौंकाने वाला घटक है प्रस्तावित टाउनशिप। लगभग 16,000 हेक्टेयर जमीन पर एक आधुनिक स्मार्ट कोस्टल सिटी बसाई जाएगी। यहाँ मेरे सामने जो डेटा है वो सच में हैरान करने वाला है। मतलब वर्तमान में ग्रेट निकोबार की कुल आबादी सिर्फ 8,000 है। सिर्फ 8,000? और इस योजना के तहत भविष्य में वहाँ की आबादी 3 लाख से अधिक हो जाने का अनुमान है, जो कि करीब 4000% की वृद्धि है। 4000%? मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी 50 फ्लैट वाली शांत हाउसिंग सोसाइटी में रातों रात पूरा का पूरा एक नया शहर आकर बस जाए। ये तुलना एकदम सही है। 3 लाख लोगों के लिए पीने का पानी, खाना, कचरा प्रबंधन, ये सब एक अछूते द्वीप पर कैसे होगा? जनसांख्यिकी में इतना बड़ा उछाल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो हजारों सालों से मुट्ठी भर लोगों के अनुकूल था,
उसे एक झटके में एक महानगर का भार उठाना होगा। तो इसका समाधान क्या सोचा है उन्होंने? योजनाकारों का नजरिया यह है कि क्योंकि वे शुरुआत से एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इसलिए वे इन समस्याओं का तकनीकी समाधान जैसे कि वाटर रिसाइकलिंग या वेस्ट मैनेजमेंट पहले ही डिजाइन में शामिल कर लेंगे। खैर, ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इन दस्तावेजों के पन्नों के बीच कहीं छिपा है। सामरिक कारण। इसका उत्तर सिर्फ अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर हिंद महासागर की भू राजनीति में गहराई से रचा बसा है। हाँ, ये पूरा प्रोजेक्ट भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मतलब समुद्री क्षेत्र में अपनी पकड़ और निगरानी को कई गुना बढ़ाने का एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इसे अगर हम भू राजनीतिक चश्मे से देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आप जानते ही होंगे, चीन पिछले कई दशकों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पर काम कर रहा है। और मैंने पढ़ा था कि अंडमान के ठीक उत्तर में म्यांमार का कोको द्वीप है, जहां चीन की निगरानी सुविधाएं सक्रिय मानी जाती हैं। हाँ, और चीन की अर्थव्यवस्था खुद काफी हद तक मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापार पर निर्भर है। इसे कूटनीति में मलक्का डायलेमा कहा जाता है। मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर भारत की इतनी मजबूत उपस्थिति भारतीय नौसेना के लिए एक अग्रिम पंक्ति की रक्षा यानी फ्रंट लाइन डिफेंस का काम करेगी। लेकिन एक मिनट, जब मैं इन विश्लेषणों को पढ़ता हूं तो एक सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? अगर हम दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते के ठीक मुहाने पर एक इतना बड़ा सैन्य क्षमता वाला बंदरगाह और हवाई अड्डा बना रहे हैं, तो क्या हम जानबूझकर चीन को इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति और बढ़ाने के लिए उकसा नहीं रहे हैं? आप एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब जिसे हम बचाव कह रहे हैं, क्या वो अनजाने में इस शांत इलाके में हथियारों और युद्धपोतों की एक नई होड़ को जन्म नहीं देगा? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत ही क्लासिक सुरक्षा दुविधा या सिक्योरिटी डायलेमा वाला सवाल है। एक पक्ष अपनी सुरक्षा मजबूत करता है और दूसरा उसे खतरे के रूप में देखकर अपनी ताकत बढ़ाता है। तो फिर इसका जवाब क्या है? रक्षा विशेषज्ञों का तर्क ये है कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन पहले ही बदल रहा है। अगर भारत वहां मौजूद नहीं रहता है तो वो खाली जगह कोई और भर देगा, यानी चीन भर देगा। ये बात भी सही है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत की रणनीति नहीं है। ये क्वाड देशों जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उनकी इंडो पैसिफिक रणनीति को भी एक भौतिक आधार प्रदान करता है। मतलब ये एक ग्लोबल प्ले है और रणनीतिक सुरक्षा के अलावा आर्थिक लाभ के जो अनुमान लगाए गए हैं वे भी बहुत विशाल हैं। ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ बन सकता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इससे भारी एफडीआई आएगा और लॉजिस्टिक्स लागत में ऐतिहासिक कमी आएगी। करीब 1,28,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, ऐसा दस्तावेजों में लिखा है। और इसकी भौगोलिक निकटता का आर्थिक फायदा सिर्फ मलक्का तक सीमित नहीं है। आपको पता है, इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट ग्रेट निकोबार से मात्र 190 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 190 किलोमीटर? हाँ, इसके अतिरिक्त थाईलैंड भविष्य में क्रा नहर बनाने पर विचार कर रहा है, जो मलक्का स्ट्रेट का एक बाईपास मार्ग हो सकता है। और अगर वो नहर बनती भी है तो उसका समुद्री मार्ग भी तो ग्रेट निकोबार के प्रभाव क्षेत्र से होकर ही गुजरेगा। एग्जैक्टली। इसलिए जो डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, उसका मूल सिद्धांत यही है कि शांति के समय जो एक बेहद लाभदायक वाणिज्यिक हब है, वो संकट या युद्ध के समय रातों रात एक अजेय सैन्य किले में तब्दील हो सकता है। रणनीतिक लाभ, $1 ट्रिलियन समुद्री अर्थव्यवस्था और लाखों रोजगार, ये सब कागज पर बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हर महत्वाकांक्षी योजना की एक भारी कीमत होती है। और इस सामरिक जीत की कीमत प्रकृति और वहां के मूल निवासियों को चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये दस्तावेजों का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। पर्यावरण प्रभाव आकलन की जो रिपोर्ट्स हैं, अगर उन पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इस विकास के लिए लगभग 130 वर्ग किलोमीटर के प्राथमिक वन की कटाई की जाएगी। 130 वर्ग किलोमीटर मतलब करीब 10 लाख पेड़ों का काटा जाना। 10 लाख पेड़। और ये प्राथमिक वन कोई सामान्य जंगल नहीं होते। नहीं, ये वे प्राचीन वर्षावन है जिन्हें सदियों से मानव ने नहीं छुआ है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि इनमें पेड़ों की कैनपी इतनी घनी होती है कि जमीन तक धूप भी मुश्किल से पहुंचती है। इनका अपना एक अलग ही माइक्रो क्लाइमेट होता है। और 10 लाख प्राचीन पेड़ों के कटने का सीधा अर्थ है वहां की अद्वितीय जैव विविधता का एक बड़े हिस्से का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। वहां कई ऐसे स्थानिक जीव हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। और बंदरगाह वाली जगह गैलेथिया बे, वो भी तो कछुओं के लिए बहुत अहम है। लेदरबैक समुद्री कछुए
गैलाथिया बे उनका एक बेहद महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। ये कछुए डायनासोर के समय से धरती पर हैं और हजारों किलोमीटर तैरकर सिर्फ इसी तट पर अंडे देने आते हैं। और अब विशालकाय जहाजों की आवाजाही और कृत्रिम रोशनी से इन कछुओं के अस्तित्व पर गंभीर संकट आ जाएगा। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र के अंदर भी इसका असर गहरा है। ड्रेजिंग की वजह से? हाँ, बंदरगाह बनाने के लिए समुद्र तल की ड्रेजिंग करनी होगी, जिसके लिए वहां मौजूद संवेदनशील प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स को ट्रांसलोकेट या स्थानांतरित करने की चुनौती है। कोरल रीफ्स को शिफ्ट करना? मुझे स्रोत सामग्री में दी गई एक बात पर बहुत हैरानी हुई। मतलब वो पूरी तरह से विरोधाभासी लगती है। आप प्रतिपूरक वनीकरण की बात कर रहे हैं? हाँ, सरकार की योजना है कि हरियाणा में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। मतलब ये सुनकर ही अजीब लगता है। ये वाकई काफी अजीब है। एक तरफ आप एक उष्ण कटिबंधीय द्वीप के प्राचीन वर्षावन को नष्ट कर रहे हैं और उसकी भरपाई के लिए उत्तर भारत के एक मैदानी और शुष्क जलवायु वाले राज्य में पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। एक जगह के नाजुक इकोसिस्टम को उजाड़कर उससे हजारों किलोमीटर दूर किसी खेत में पेड़ लगा देने से उस द्वीप की जैव विविधता कैसे वापस आएगी? ये तो किसी भी वैज्ञानिक तर्क पर खरा नहीं उतरता। पारिस्थितिकी और वनस्पति विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। देखिए, नौकरशाही के दस्तावेजों में ये खाते को संतुलित करने जैसा लग सकता है कि हमने यहाँ 10 लाख पेड़ काटे तो वहां 10 लाख पेड़ लगा दिए। लेकिन प्रकृति कोई बही खाता थोड़ी ना है। एग्जैक्टली। हरियाणा में लगाए गए पेड़ ग्रेट निकोबार के लेदरबैक कछुओं को नहीं बचा सकते, ना ही वे उन खास पक्षियों का घर बन सकते हैं जो सिर्फ उन प्राचीन वनों में रहते थे। हाँ, ये सिर्फ कार्बन सोखने का एक गणितीय लक्ष्य पूरा कर सकता है, लेकिन उस द्वीप का जो नुकसान होगा वो पूरी तरह से स्थायी और अपूरणीय है। और आपको पता है, ये अपूरणीय क्षति सिर्फ पेड़ों और जानवरों तक सीमित नहीं है। आप जनजातीय समुदायों की बात कर रही हैं? हाँ, इस प्रोजेक्ट का सबसे गहरा प्रभाव जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाला है, जो पीवीटीजी हैं, मतलब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। सही कहा। इनमें मुख्य रूप से शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां शामिल हैं। शोम्पेन जनजाति का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा समुदाय है जो हजारों सालों से बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से कटा हुआ है। वे खानाबदोश हैं और पूरी तरह से उस जंगल पर निर्भर हैं जिसे अब काटने की योजना बन रही है। बिल्कुल। और उनके सामने अब विस्थापन और अपनी पारंपरिक भूमि छीनने का एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है। पर्यावरणविद इस बात को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन हो सकती है, जो इन मूल निवासियों को उनके जंगलों पर कानूनी अधिकार देता है ना? हाँ, शोम्पेन जैसी जनजातियों के लिए जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं है, वो उनकी पूरी दुनिया है। और जब हम कहते हैं कि वहां 3 लाख बाहरी लोग आएंगे, तो इतिहास गवाह है कि जब भी पूरी तरह से अलग थलग रहने वाले समुदायों का संपर्क आधुनिक दुनिया से होता है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य और इम्यूनिटी। बाहरी लोगों के साथ बीमारियां भी आती हैं। एक साधारण सर्दी जुकाम जो हमें कुछ नहीं करता, वो शोम्पेन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि उनके शरीर में बाहरी वायरस के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। ये तो एक प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व पर सीधा मंडराता हुआ खतरा है। यही कारण है कि ये पूरा प्रोजेक्ट एक बहुत ही जटिल नैतिक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ राष्ट्र की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी तरफ प्रकृति और उन लोगों का अस्तित्व जो इस दौड़ का हिस्सा कभी थे ही नहीं। सही बात है।